बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 5। मुझे मालूम था कि माथिर बाहर जाकर अपने साथियों से इस वाक़े का जिक्र नहीं करेगा, वरना हो सकता था कि खुद उस पर ही ये सारा इल्ज़ाम आए। कौन उस भी बात पर यकीन कर सकता था कि जब ठाकुर ने उसे हलाक करने के लिए अपना पिस्टल उठाया तो अचानक ही उसका हाथ कांधे से टूट गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। लेकिन मेरे सामने उस वक्त तो असली मुजरिम पड़ा हुआ था, जिसने रहीम को हलाक करने की अपनी जैसी हर कोशिश की थी। गुस्से ने मेरे तन बदन में एक आग सी लगा दी। मैंने लुटाकर दूसरा हाथ भी तोड़ा, फिर उसके घुटने तोड़े। मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि मैं गोश्त का लोथड़ा चीलू कौओं और कुत्ते के रहमो करम पर छोड़कर तेजी से बाग से बाहर निकल आया। चलते हुए मैंने ठाकुर का पिस्टल अपने कब्जे में किया। अब मुझे राना और फजलू की खबर लेना थी। हेड क्वार्टर के बाहर दोनों डीएसपी के साथ एम्बुलेंस में बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। डीएसपी माथिर की सांस फूली हुई थी और खौफ से उसका चेहरा जर्द हो रहा था। मैंने करीब जाकर ड्राइवर समेत चारों को चंद सेकंड में जहन्नम वासिल किया। पिस्टल की आवाज सुनकर बेशुमार लोग एम्बुलेंस की तरफ दौड़े। इतने में आवाज आई, सुनो, गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? पुष्पा, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने महसूस किया कि वो एक गुड़िया की तरह सिरे नीचे हाथ रखे 1 करोड़ से लेटी मुस्कुराते हुए पीछे देख रही थी। अब जल्दी से यहाँ निकलो। रहीम कैसा है? ईश्वर ने चाहा तो चंद घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या मैं उसे अभी देख सकता हूँ? नहीं, तुम्हारी उसकी मुलाकात कल से पहले नहीं हो सकती। फिर तुम अब मुझे कहाँ ले जा रही हो? एक तमाशा दिखाने? लेकिन पुष्पा, मेरा जिस्म तो मुझे वापस दे दो, यहाँ नहीं। फिर कोई टैक्सी पकड़ो। सिकंदर, मैं खुद भी अब तुम्हारी तरह दूसरों की नजरों से ओझल हूँ। तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की और 5 मिनट के बाद मैं गैर शऊरी तौर पर गुलबर्ग की एक महलनुमा कोठी के गेट पर खड़ा कॉल बेल बजा रहा था। घंटी का बटन दबाते ही एक खुशपोश मुलाजिम बाहर निकला। उससे इंतहाई अदब से कहा, सिकंदर साहिब अंदर तशरीफ ले चलिए, बेगम साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं नादीदा से दीदा तो बन चुका हूँ, लेकिन पुष्पा गायब है। कोठी थी कि ऐसे लगता था जन्नत का एक टुकड़ा लाकर जमीन पे रख दिया गया है। खदे नजर फूल ही फूल, खुशबू ही खुशबू। चमन में जगह जगह फवारे चल रहे थे, मसनूई पहाड़ियों से आबशार गिर रहे थे और इस माहौल में सफेद संगे मरमर की बनी हुई वो कोठी इतनी बहुत सी शादाबियों के दरमियान एक सफेद आबदार मोती महसूस हो रही थी। और मुझे हैरत हो रही थी कि पुष्पा मुझे किस किस्म का तमाशा दिखाने लाई है। वो खुद जहाँ मौजूद नहीं और यहाँ मैं खुद तमाशा बन गया। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि कोठी का अंदरूनी दरवाजा खुला और 60-70 साल के एक जागीरदार टाइप आदमी ने बड़ी खुश अहलाकी से बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। तशरीफ लाइए प्रिंस। प्रिंस? मैंने दिल में सोचा कहीं लोगों को मेरे बारे में कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि इस तमाशे को इसलिए थोड़ी देर जारी रखना चाहिए कि गैर मरी ताकतें, जिनका खेल मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, किस मकसद, किसकी खातिर मुझे अपना खिलौना बनाना चाहते हैं। आप किस सोच में पड़ गए प्रिंस? यहाँ तो कई दिन से आपका इंतजार हो रहा है। अंदर तशरीफ ले चलिए ना। मैं झिझकता हुआ बड़े मियाँ के साथ कोठी के अंदर दाखिल हो गया। वो राहदारियां थी कि शीश महल थे। एक आईने में मैं अपनी छवि देखकर चौंक पड़ा। मैं सचमुच मुगल शहजादू जैसे लिबास में मलबूस था और मेरी पगड़ी में एक बहुत बड़ा याकूत धमक रहा था। शेरवानी के ऊपर सच्चे सफेद मोतियों के हार पड़े हुए थे और मेरी एक एक उंगली हीरे की अंगूठियों के लिहाज से 50-50 हजार से कम न थी। मुझे पुष्पा पे गुस्सा भी आ रहा था और नए हालात को जानने के लिए बेचैन भी था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए हम एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए, जो अपनी सजावट और नवादरात के एतबार से दुनिया के इंतहाई बेशकीमत ड्राइंग रूम में शुमार किया जा सकता था। बड़े मियाँ ने मुझे बड़े एजाज से सोने के पायों की एक आराइशी कुर्सी पे बिठाया, जो यकीनन किसी जमाने में बादशाहों के बैठने के लिए बनाई गई होगी। खादिम को नवाब फेरोज कहते हैं। दरअसल जब से आपने ठाकुर दास और उसके साथियों को जहन्नम वासिल किया,
उस वक्त से मेरी बेटी नरगिस आपसे मिलने के लिए बहुत मुश्ताक थी। कनीज आदाब बचा लाती है। मैंने निगाह उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। ऐसे लगता था जैसे पुष्पा उसी सफेद साड़ी में मेरे सामने खड़ी हो। आप? मैंने हैरत से पूछा। मेरा नाम नरगिस है। दरअसल सुबह आपने पुष्पा को इस साड़ी में मेरे जिस्म के साथ देखा होगा। मैं अभी हाजिर होता हूँ, जब तक आप दोनों बातें करें। नवाब फिरोज ने उठते हुए कहा और जाते जाते पलटकर नरगिस से मुखातिब होकर बोले, बेटी प्रिंस का खास तौर से ख्याल रखना। डैडी आप फिक्र ना करें, अब ये कहाँ जाएंगे। आखिर जुमला उसने कुछ इस तरह कहा कि मेरा पूरा वजूद पुकार उठा कि काश अब मैं यहाँ से कहीं ना जाऊँ। बड़े मियाँ के जाते ही ड्राइंग रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और नरगिस कालीन पर मेरे पैरों के करीब कुछ इस तरह बैठी कि अगर मैं जल्दी से निगाहें हटा ना लेता तो उसके बदन के दो इंतहाई कीमती राज मुझ पर मुनकशिफ हो गए होते। प्रिंस साहब तो बड़े ही शरीफ नौजवान हैं। देखो नरगिस, मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, मैं ज्यादातर शायद इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरा नाम प्रिंस नहीं सिकंदर है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ अंग्रेजी का तालिब इल्म हूँ और बदमाशों से लड़ना मेरा एक शौक है। मुझे मालूम है कि आपका नाम सिकंदर है, उसने नरमी से कहा। मुझे आपके शौक का भी इल्म है। जहमत तो होगी, जरा मेरे साथ चलिए। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मुझे ऐसे लगा कि एक ही वक्त शराब की जाने कितनी बोतलें मेरे रगो पे में कूद उठी हैं। अब मुझमें हुक्म अदली की कोई ताब न रही थी। मैं गुलाम की तरह उसके पीछे चल पड़ा। वो अपनी हाबका की तरफ बढ़ रही थी जिस पर सच्चे मोतियों का सुनहरा पर्दा जिलमिल जिलमिल कर रहा था। कमरे में पहले वो दाखिल हुई, फिर मैं, और हैरत से एक बार फिर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हम कमरे की बजाय रात के वक्त रावी के किनारे खड़े थे और दूसरे किनारे पर एक जीप शोलों में बड़क रही थी और मैं लाशें उठा उठाकर जीप में फेंक रहा था। अभी आप यही कहेंगे कि मुझे आपके इल्म का शौक नहीं, उसने मुस्कुराते हुए पूछा और गैर शौरी तौर पर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। एक इंतहाई हैरतनाक मंजर मेरे सामने था, लेकिन जब नरगिस ने मेरा हाथ थामा, पागलपन की हद तक जी चाहा कि अब ये हाथ मेरे हाथ से हरगिज अलग ना हो। मैंने वो हाथ उसकी कमर में खमाइल करना चाहा, लेकिन वो आयसा से मेरा हाथ छोड़कर जरा फासले पर खड़ी हो गई और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, मैं तुम्हारा इनाम हूँ प्रिंस, तुम जिस तरह चाहोगे बरत सकोगे, लेकिन अभी मंजिल दूर है और कुछ देर इत्मीनान से बैठकर इस मौजू पर क्यों ना बात कर लें। और दरिया की तरफ पुश करके वहीं साहिल पर बैठ गई और जब उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने बराबर बिठाना चाहा तो हम फिर उसी ड्राइंग रूम में थे और वे मेरा हाथ पकड़े मुझे उस तख्तनुमा सोने की कुर्सी पर बिठा रही थी जिस पर अभी कुछ देर पहले मैं बैठा हुआ था। हालात ने मुझे एक बहादुर और सख्त नौजवान बनने पे मजबूर कर दिया, लेकिन इस दफा मैं जिस किस्म के हालात से गुजर रहा था वो बड़े से बड़े बहादुर आदमी को लर्जा देने के लिए काफी था। इसमें शक नहीं कि वो इतनी हसीन थी कि वाकई उसका जिस्म चांदी में डला महसूस होता था, और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो जिसके भी नसीब का इनाम बनती उस खुशकिस्मत को फिर इस दुनिया में कुछ और चाहिए ही नहीं था। आप कुछ परेशान हो गए हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि आप कोई बहुत बड़ी जादूगरनी हैं। ये एक फन है सिकंदर, मुझे जादूगरनी कहकर आप इस फन की तौहीन कर रहे हैं। मैं इस फन के जरिए पलक झपकते ही आपको इस मंजर में दोबारा ले जा सकती हूँ। जब एक लड़के से डरकर अब पहली बार उस्ताद छंगा के अखाड़े में गए थे, मैं बहुत दूर से आपका पीछा करती आ रही हूँ, लेकिन क्यों आपने जो करूँ का ये लिबास पहनाने के लिए मेरा ही इंतखाब किया? इसलिए कि शहजादे का मुस्तकबिल इसी से कहीं बेहतर आपके वास्ते लिए खड़ा है, और इस मुस्तकबिल में मैं और आप कहाँ खड़े हैं ये आप पर मुनहसर है। जाने जान, मैं मुतजाद कैफियत से दोचार था। जिस तरह उसने मुझे जाने जान कहा, मैं उससे दोबारा ये लफ्ज सुनने के लिए अपनी जान तक दे सकता था, मगर एक तरफ इतनी रोशनी थी कि वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने चांदी की तरह रोशन थी, दूसरी तरफ इतनी तारीकी थी कि पुष्पा, तमाशा, कोठी, रावी के किनारे जलती हुई जीप, माजी में सफर, आखिर ये लड़की मुझे इसलिए और क्यों मरूब कर रही है? मेरे शहजादे, उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन इस वक्त सारी बातें बता देना खेल के असूलों के इसलिए खिलाफ है कि मेरे खरीफ भी असूलों की मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं। वो साधु देवी का भेजा हुआ था, अगर वो साधु को तुम्हारे पास भेजने में जल्दी ना करती तो मैं पुष्पा को आपके पास ना भेजती। तो क्या पुष्पा का उस साधु से कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारा तारुफ साधु और उसकी ताकत से हो चुका था, लिहाजा अगर पुष्पा खुद को उस गुरु का ना बताती तो तुम मजीद उलझनों का शिकार हो जाते।
पुष्पा कौन है? मैंने अचानक पूछा। वो एक गैर मरे जिस्म है शहजादे। तुम उसे मेरी कनीज कह सकते हो, जिसे मैं अपने फन के जरिए काबू कर चुकी हूँ। मैं चाहती तो तुम पर से पुलिस के मुकदमात और इल्जाम पलक चिपकते में खत्म करा सकती। और ये नवाब साहिब कौन थे? पुष्पा। हैरत से मैं पलक चिपकना भूल गया। वो हंसी। आप अभी बहुत मासूम हैं शहजादे। ये वो पुष्पा नहीं जो आपकी खिदमत में मामूर है। ये पुष्पा 1000 शक्लें बदल सकती है। ये कहते हुए उसने आहिस्ता से ताली बजाई और ड्राइंग रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला। और अगर इस बार नरगिस मेरे पास खड़ी ना होती तो मैं समझता कि वही दरवाजे से दाखिल हुई है। वो सफेद साड़ी, वही चांदनी से भरा हुआ जिस्म, वही शाहाना चाल और होंठों पर वही मुस्कुराहट जो जिस दिल पर गिर जाए तो वहां से धुआं ही धुआं उठता दिखाई दे। ये जिस्म नहीं शहजादे, सिर्फ एक ख्याल है, एक तस्वर, या यूं कह लो कि हवा का झोंका है। और फिर उसने नवार ठाकुर के लिए अपनी बाहें फैलाई और चश्मे सदन में एक सफेद बिल्ली उसकी गोद में थी। मुझे इसे देवी से छीनने के लिए 3 साल ब्राजील के जंगलों की हाँक छाना है। इसका नाम पटेर पुष्पा है और ये 1000 बेस बदल सकती है। आप ब्राजील में भी रहे हैं? दरअसल ये कहानी ही ब्राजील से शुरू हुई है शहजादे। ब्राजील के एक ऑफ मैजिक में देवी मेरे साथ बढ़ती थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी। फिर हम 1000 साल कदीम किताब में तुम्हारा नाम पढ़ा और इस किताब से मालूम हुआ कि हम दोनों में सिर्फ वो जिंदा रहेगा जो तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि तुम हम पे कोई अपना फन नहीं आजमाएगा। हालांकि मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं कि अब जबकि तुम मेरी कोठी में आ ही चुके हो तो सिर्फ एक चाप पढ़ने के बाद तुम्हें मेरे अलावा दुनिया की हर सूरत से नफरत हो जाए। लेकिन मैं इस्तेहार नहीं चाहती क्योंकि हमारे उस्ताद अभी हम पर निगरान है और मैंने या देवी ने अगर इस सिलसिले में अपनी हद से गुजरने की कोशिश की तो हम अब बहुत सी सलाहियतों से महरूम हो जाएंगे। यही वजह है कि तुम्हारे सिलसिले में हम बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यानी बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हम दोनों पत्थर दिल लड़कियां हैं। चंद बरसों में हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि हम में से कोई एक तुम्हारी मोहब्बत गिरफ्तार होकर अपनी सलाहियतों से खुद ही हाथ धो बैठेगी। लेकिन तुमने मुझे ये बताकर क्या खुद ही खेल के असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की? नहीं मेरे शहजादे, मैं असल नरगिस नहीं बल्कि मैं खुद भी नरगिस की एक कनीज हूँ। तुमने कहीं अगर उसे देख लिया तो मजनू की तरह जंगल की हाथ छानते फिरोगे। वो एक ही बात है। अब मैं अपने ऊपर बहुत हद तक काबू हासिल कर चुका था। तुम कहो तुम्हारी मालकन किसी राज का इंकशाफ वक्त से पहले कर दे तो बात तो एक ही होगी ना। मुझे देवी के महल में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन देवी ने मुझसे कोई बात कहलवाई और ना वो मेरे सामने आई। वैसे देवी का नाम क्या है? सुंदरवती। कहाँ रहती है? कराची में। फिर तो ये बाजी एक तरफा है। मेरा कराची जाने का तो सवाल ही नहीं। अभी तो कहानी शुरू हुई है शहजादे। हम तुम्हारा पिछले 100 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारी? मेरा मतलब है असल नरगिस की उम्र कितनी है? 18 बरस। फिर ये 100 साल का इंतजार कैसा? महावतरी। हमारी मुकद्दस किताब के मुताबिक हर सदी पर या सुंदरवती हुकूमत करती है या नरगिस की हुक्मरानी होती है। और ये उस वक्त होता है जब दोनों की उम्र 20 साल से कम है। 20 साल की उम्र में कोई शहजादा किसी एक को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेता है और वो खुद ब खुद इस सदी के तख्त व ताज की मालिक हो जाती है। अब एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेगी? आपको बुलाया ही इसलिए गया है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बयान में जगह जगह इतने तजादात हैं कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं। अलबत्ता तुम एक अच्छी जादूगरनी हो जिसका मुजाहिरा तुमने अच्छा किया, लेकिन मुझे ना इश्क की फुर्सत है और मैं ना तुम और तुम जैसी किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार हो सकता हूँ, क्योंकि ये बीमारी भी मेरे मिजाज के मुवाकिफ नहीं। जिंदगी में पहले भी गुजर रही थी और तुम्हारे बगैर भी गुजर जाएगी। अब क्या बराहे करम मेरे कपड़े मुझे वापस मिल जाएंगे ताकि मैं पुलिस और बदमाशों और दोस्तों को अपनी जिम्मेदारी वापस दिलवा सकूं। वैसी बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई कि ये एक बात मुझे बताने के लिए इतना तवील रास्ता क्यों इख्तियार किया गया, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत भी हम दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम दोनों से तुम्हारी क्या मुराद? नरगिस और सुंदरवती में से एक की आइंदा हुक्मरानी के लिए सितारा शनासी के जरिए तुम्हारा इंतखाब 100 साल पहले करवाया गया। हमारी किताबों में साफ लिखा है कि इस सन, अगले सन, इस घड़ी उस नाम का एक लड़का इस मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेगा और अगर वो इनकार कर दे
تقدیر سے انکار شہزادے کس نے کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سونے کا سگریٹ گیس نکالا اور پوچھا سگریٹ؟ میں نے گردن ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس نے سگریٹ کیس کا بٹن دبایا، چٹ کی آواز سنائی دی اور میں اپنے مکان میں اپنے بستر پر کروٹ لیتے ہوئے اچھل پڑا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ پھر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ دیکھا تھا خواب تھا۔ دھوپ کافی چڑھائی تھی۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدلے اور باہر جا کر ہوٹل سے کچھ کھانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دستک کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کی جھڑی میں دیکھا استاد چھنگا کے اکھاڑے کا ایک ساتھی رمزو کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ رمزو لپک کر اندر آیا۔ اس نے جلدی سے پھر دروازہ بند کیا۔ اماں گھر پر ہی ہو؟ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ تمہیں کہاں نظر آ رہا ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مذاق چھوڑو، استاد نے کہا ہے صوبے بھر کی پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ واللہ سچ عرض کر رہا ہوں، صوبے بھر کی پولیس کا میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ ایک ایس ایس پی، ایک ڈی ایس پی، ایک پولیس ڈرائیور اور اس کے ایک اور آدمی کے قتل کا الزام ہے تجھ پر۔ ایسا کرو کہ شہر بھر میں اس سال جتنے قتل ہوئے ہیں سب میرے نام لکھوا دو۔ مذاق چھوڑو، میں نے یوں ہی دستک دے دی، ورنہ سچ پوچھو تو استاد نے کہا تھا یہ پتہ چلا کر لاؤ کہ تمہیں کس تھانے میں بند کیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں خواب سمجھ رہا تھا، کہیں سچ مچ وہ حقیقت تو نہیں۔ کیا سڑک پر یا کار میں تمہیں پولیس دکھائی دی؟ بھوت والی گلی میں مایا کا جایا آئے گا۔ صبح سے یہ بات آگ کی طرح پھیلی ہے کہ سکندر کی گلی میں بھوت رہتے ہیں۔ پولیس نے خود اس کی تصدیق کی ہے۔ ابھی تو سو کر اٹھا ہوں رمزو بھائی، اور یقین کرو کہ یہ قتل میں نے نہیں کیے، لیکن پولیس کو یقین ہے کہ یہ قتل تم ہی کر سکتے ہو۔ اچھا بھائی میں تو چلا، پتہ نہیں یہاں کب چھاپا پڑ جائے۔ اگر ہو سکے تو کسی طرح بھی چھپتے چھپاتے اکھاڑے پہنچ جاؤ، پھر تو استاد خود ہی سنبھال لیں گے۔ استاد سے کہنا کہ میں 2 گھنٹے میں اکھاڑے پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتا ہوا میں اس کے ساتھ دروازے تک گیا اور پھر دروازے کو لاک کر کے پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پولیس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ قتل میں نے خود ہی کیا ہے۔ پھر بھی یہ خوف ضرور تھا کہ اس بار اعتراف جرم کرانے کے لیے مجھ پہ تشدد کا حربہ آزمایا جائے گا، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے کہیں بہتر تھا کہ باہر نکل کر حالات کا صحیح طور پر جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر سچ مچ واقعات اسی طرح پیش آتے ہیں جیسا رمزو کا خیال تھا تو یہ بات بھی درست تھی کہ پشپا ایک خواب تھی، حقیقت تھی، لیکن اس بات سے اس حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا کہ میں پولیس سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ٹھاکر داس کو ایک بار خود اس کے دفتر میں اس حد تک مارا کہ اسے تو پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا، لیکن شاید چوٹیں گہری نہ آئی تھی اور پھر قسمت نے اس باغ میں مجھ سے ملایا جہاں میں رحیم کا انتقام لینے اتنا نڈر ہو گیا تھا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ آیا۔ لیکن اب میں رحیم کو کہاں تلاش کروں؟ اگر وہ بات خواب میں نہیں تھی کہ 3-4 افراد مارے گئے ہیں تو پھر یہ بات بھی خواب نہیں ہو سکتی کہ پشپا نے ایمبولینس میں سے رحیم کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرا دیا تھا۔ لیکن نہ مجھے اب پشپا کا پتہ معلوم تھا اور نہ ہی رحیم کا۔ ہاں رحیم کے بارے میں پولیس پر دعویٰ کر سکتا تھا، جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا وہ دور ایک پولیس اسٹیٹ کے نام سے مشہور تھا۔ اس زمانے میں پولیس پر الزام لگانے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی نے خود ہی بڑھ کر اپنی موت کو آواز دی ہے، لیکن میرے پاس تو ناقابل تردید شواہد موجود تھے۔ میں اخبار والوں کو ٹھاکر داس کا تہہ خانہ دکھا سکتا تھا جس کو اس نے اپنے ذاتی عقوبت خانہ بنا رکھا تھا۔ میں وہاں موجود خون کے دھبوں کا کیمیائی تجزیہ کرا کے یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ رحیم ہی کے خون کے دھبے تھے، لیکن اس سلسلے میں بھی پہلے رحیم کا ملنا بہت ضروری تھا۔ اگر نرگس کی بات صحیح تھی تو سادھو کی کٹیا میں رحیم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نرگس اور پشپا کے اپوزٹ کیمپ کا آدمی تھا۔ پھر یوں بھی میں ان غیر مری طاقتوں کے چکر میں دوبارہ نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ رحیم کیسا ہے، کہاں ہے۔ میں اسے لے کر اتنے بڑے ملک میں کہیں بھی غائب ہو سکتا تھا، لیکن رحیم کو تنہا چھوڑ کر صرف اس دور کے حاکموں کے ڈر سے شہر سے بھاگ جانا بھی مردانگی اور دوستی کی توہین محسوس ہوتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ جس طرح بھی ہوگا اپنی حد تک رحیم کو تلاش کروں گا۔ اگر اس کی تلاش میں پولیس نے پکڑ بھی لیا تو کم از کم دل کو یہ سکون تو رہے گا کہ یار کی یاری نبھانے کے لیے ایک یار نے اپنی جان دے دی۔ چنانچہ میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میں گلی میں اپنے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ محلے والے آ جا رہے تھے، لیکن مجھے تعجب تھا کہ مجھے دیکھتے ہوئے گزر جاتے تھے، لیکن مجھ سے بات کرنے سے شاید اس لیے کترا رہے تھے کہ میں اب پولیس کا ایک اشتہاری مجرم تھا۔ میری گلی کے یہ سیدھے سادے شریف لوگ پولیس کی پوچھ گچھ کے موقع پر ممکن ہے میرے اچھے چال چلن کی تصدیق کر چکے ہوں، لیکن اب جب کہ میں اپنے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور وہ میرے قریب سے بالکل اجنبی بنے گزر رہے تھے، تب مجھے خیال آیا کہ وہ عزت و آبرو کے خوف سے اب مجھ سے براہ راست اپنی جان پہچان بتانے سے کترا رہے ہیں۔
चुनाचे इस सिलसिले में मैंने भी कोई पेश कदमी ना की। चाचा जीदे को मैं हमेशा खुद ही बढ़कर सलाम किया करता, लेकिन उस वक्त चाचा जीदे इस तरह मेरे सामने से गुजर गए जैसे हमारे दरमियान कभी सलाम दुआ रही न हो। हालांकि चंद महीने पहले की बात है कि जब उनका नालायक दामाद चंद गुंडों को साथ लेकर जबरदस्ती अपनी बीवी को उनके घर से उठाने आया और चाचा जीदे के घर वालों ने चीख चीख कर पूरा मोहल्ला सर पे उठाया और गुंडों के हाथ में चाकू पिस्टल देकर गली के बड़े बड़े जी दारू ने घरों के कबाड़ बंद कर लिए। तो ऐसे में वाहिद मेरी जात थी कि जैसे ही चचा की मदद के लिए मैं भागता हुआ उनके घर पहुंचा तो ऐसे लगा कि इन तमाम गुंडों को सांप सूंघ गया है। वो कभी चाचा जीदे से माफी मांगते और कभी मुझसे अहद करते कि आइंदा कभी भी इस गली का रुख नहीं करेंगे। मुझे क्या मालूम था कि इस गली में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि खुद चाचा जीदे मुझसे अनजान बन जाएंगे, लेकिन मैंने खुले दिल से मुआफ कर दिया। मैं जिन हालात से गुजर रहा था ऐसे में या तो साया भी साथ छोड़ देता है। अलबत्ता मुझे मोहल्ले के आवारा कुत्तों पर गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे देखकर इस तरह भौंक रहे थे जैसे एक जमाने से मेरी उनकी शनासाई हो। मुझे हंसी आई। जो आशना थे वो ना आशना बन रहे थे और जिनसे कोई शनासाई भी न थी वो दावा शनासाई कर रहे थे। जिंदगी तेरे कितने रूप है। भूख बहुत जोर की लग रही थी और ये फलसफा बिखारने का वक्त नहीं था। गली पार करके मैं होटल में आया तो किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। हालांकि काउंटर पर बैठे हुए मुल्ला ने भी मुझे देखकर निगाहें फेरी और फिर एक ख्याल मेरे जहन में कूदे की तरह लिपका, मैं कहीं फिर तो गायब नहीं हो गया, कहीं पुष्पा मेरे सर पर मौजूद तो नहीं। बड़ी देर के बाद हमारा ख्याल आया सरकार। मैंने महसूस किया कि पुष्पा उसी बेहयाई से नीम बरहना आलम में एक गुड़िया की तरह हस्बे आदत सर को हाथ पर रखे एक करवट से मजे से बैठी मुस्कुरा रही थी। उस वक्त उसके मिलने से मुझे गोना कल्बी सुकून मिला। रहीम कहाँ है? वो कहा मारकर उठी। अजी हजरत, आप दूसरों की निगाहों से उस वक्त गायब हैं और अगर चीख चीख कर भी बोलेंगे तो कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। आपके चहेते रहीम एक आरामदेह कोठी में वज़ू करके नमाज पढ़ने जा रहे हैं और गले गले यकीन दिलाया गया है कि ये कोठी सिकंदर साहिब के एक दोस्त की मलकियत और सिकंदर साहिब ही ने आपको पुलिस के हाथों से निकलवाकर यहाँ छुपाया है। उसके जख्म कैसे हैं? मेरी एक मुस्कुराहट ने उसके जख्म ठीक कर दिए। क्या तुम उसके सामने आई थी? मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन वो शरीफ आदमी हर बार अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद ही मुझसे पर्दा कर लेता। उसका ख्याल था कि जिन साहिब की ये कोठी है मैं उनकी बीवी या बहन हूँ और शराफत का तकाजा ये है कि आदमी को हर हाल में शरीफ रहना चाहिए। वैसे सिकंदर, मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद आया। शुक्रिया। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझ में इंसानों जैसी कोई भी बात होती तो मैं शोहर के लिए रहीम जैसे आदमी को पसंद करती। क्यों? मुझ में क्या खराबी है? अजी, ऐसे शोहर का क्या फायदा जिसकी आधी जिंदगी जेल में गुजरे और आधी जिंदगी जख्मों का इलाज कराते हॉस्पिटल में गुजर जाए। बहरहाल अब ये बताओ कि खाना कहाँ खाया जाए? नरगिस ने खाने तक को नहीं पूछा तुमसे। नरगिस नहीं, नरगिस की असिस्टेंट कहो। उसको शोबतेबाजियां दिखाने ही से फुर्सत नहीं मिल रही थी। लेकिन पुष्पा, एक बात बताओ, क्या असल नरगिस से मुलाकात हो सकती है? मेरे इस सवाल पर वो एकदम संजीदा हुई और फिर कुछ सोचकर बोली, ये मैं कुछ पूछ कर बताऊंगी। चलो तुम्हारी मर्जी। तो अब खाने का इंतजाम किया जाए। बाबा तो मुसलमान का बच्चा है, किस चक्कर में पड़ गया? ये ले रोटी और इस बला को तू खुद दूर रख, वरना सारी उम्र के लिए एक ऐसी चक्कर में पड़ जाएगा कि यहाँ से कब्र तक भागता ही फिरेगा। मैंने मुड़कर देखा, एक मजरूब नमा आदमी मुझे एक रोटी देकर बोल रहा था। मैंने अदब से वो रोटी उसके हाथ ली, रोटी को आंखों से लगाया, उसे भौसा दिया और एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला। अब मुझे ऐसे लगा जैसे इतनी लजीज मिठाई मैंने उम्र भर नहीं खाई थी। अब होटल के तमाम लोग मुड़कर मुझे और मजरूब को देख रहे थे और उसी वक्त पीछे से एक एसएस पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। सिकंदर, तुम खुद को पुलिस की हिरासत में समझो। चला जा बाबा, चला जा। ताक धनादन। मजरूब ने धने की तरह इस तरह हाथ चलाना शुरू किए जैसे सचमुच रुई धन रहा हो। कूड़ा गिरकर सब छट जाएगा, पाक हो जाएगा। तक धनादन। और ये कहता हुआ वो होटल से बाहर निकल गया। मैंने एहतियातन मजरूब की दी हुई रोटी अपनी जेब में ठोसी और इंस्पेक्टर के साथ बाहर निकल आया। मुझे खुद भी अंदाजा था कि मैं पुलिस से भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकूंगा, लेकिन जब ऐसे वक्त इंस्पेक्टर धक्के देता हुआ मुझे पुलिस की बंद वैन की तरफ ले जा रहा था, मुझे ख्याल आ रहा था कि शायद जैसे मैं दूसरे लोगों से कुछ मुख्तलिफ हूँ। और उस वक्त जब पुष्पा के जादू के जेर असर सब लोगों की निगाहों से पोशीदा था, एक मजरूब का अचानक आकर पोशीदगी का तिलिस्म तोड़ देना कुदरत के एक वसी कारखाने में मुझे ये एहसास लाने के लिए काफी था कि आदमी जादू मंत्र का कितना भी मजबूत सहारा ले ले, लेकिन आखिर में होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है।
मैं खामोशी से आकर पुलिस वैन में सर नीचा करके बैठ गया। बार बार एक ही ख्याल मेरे जहन में आ रहा था कि इस दौर की पुलिस स्टेट के 3rd डिग्री मुजालिम और गुंडों से इसके ताल्लुकात पर भरी अदालत में जो कुछ मुझ पर और रहीम पर गुजरी सब कुछ बता दूं और आखिर में इतराफे जुर्म कर लूं। ये जिंदगी यूं भी चंद रोजा है, आज आदमी जिंदा है तो कल जिंदा नहीं रहेगा, तो सिर्फ इतनी जरा सी मोहलत की खातिर झूठ क्यों बोला जाए। और हैरत अंगेज तौर पर साधु महाराज की आवाज मेरे जहन में गूंजी कि बालिग मनुष्य अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिंदा रहता है। मैंने गर्दन उठाकर देखा, साधु सी वैन में मेरे बिल्कुल बराबर मेरी ही तरह सर झुकाए बैठा था। हमारे अलावा वैन के अंदर बंदूकें लिए 4 सिपाही और बैठे थे। साधु ने अपनी सुर्ख आंखों से उन सिपाहियों की तरफ देखा और कहने लगा, बेचारे बहुत थक गए हैं, कितनी नींद आ रही है इन्हें। उन्होंने तो अपने सर टिकाए और लो ये तो इस तरह सो रहे हैं कि इनके हाथों से इनकी बंदूकें भी गिर गई। मैंने वैन की जालियों में से देखा, गाड़ी उस वक्त एक सुनसान रास्ते में जा रही थी। अरे इस गाड़ी में तो पेट्रोल खत्म हो रहा है। साधु ने ड्राइवर सीट की तरफ देखते हुए, जो एक लकड़ी के पार्टीशन के जरिए वैन से अलहदा कर दी गई थी और जहां वैन ड्राइवर और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ बैठे थे। कुछ ही देर के बाद वैन को झटके लगे और अचानक वो कदम रोककर चल पड़ी। उसी लम्हे साधु ने मेरा हाथ पकड़ा, वैन का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसी लम्हे गाड़ी ने कोट झटका खाया और तेजी से आगे बढ़ी कि कुछ ही मिनट में हमारी निगाहें उससे रोपोश हो गई। साधु महाराज की आंखों में शरीर बच्चों जैसी चमक थी। कहो बालिक कैसी रही? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैंने कहा, महाराज इस वक्त तो ठीक ही रही, लेकिन मैं इस तरह कब तक पुलिस से भागता रहूंगा। बालिक तुझे पुलिस से भागने की जरूरत क्या है? वो जो तेरे पर गुड़िया बैठी है ना, उसे देखकर मजूब बाबा को गुस्सा आया, वरना तू तो साफ साफ बच जाता। खैर अब तुझे इस गुड़िया की जरूरत नहीं रहेगी, ला अपना सीधा हाथ मुझे दे दे। साधु के लहजे में ऐसी कोई बात थी कि तबीयत न चाहते हुए भी मैंने अपना सीधा हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसने चंद मिनट होंठों ही होंठों में कुछ पढ़ा और मेरे हाथ को अपने हाथ से मजबूती से दबाकर एक साथ छोड़ा और फिर बोला, बालिक आज तो जिंदगी से बहुत निराश हो गया था, सो देवी ने मुझसे कहा कि मैं इसकी तरफ से तुझको एक इनाम दे आऊं। जब भी तू इस सीधे हाथ को माथे पर रखेगा दूसरों की नजर से गायब हो जाएगा और इस अमल से दोबारा वापिस आएगा। और जब भी तुझ पर कोई जुल्म करे तो अपने सीधे हाथ की उंगली को उसके जिस्म के किसी हिस्से को लगाकर कहना कि अल्लाह को जालिम लोग पसंद नहीं, और वो जालिम ऐसा हो जाएगा जैसे उसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया है। ये कहकर हंसा और फिर बोला, इसकी अर्थी भी उठाने की जरूरत नहीं, 10 सेकंड में उसकी हड्डियां तक राख होकर उड़ जाएंगी, जैसे वहाँ को भी कोई आदमी मौजूद न था। महाराज इतनी बहुत सी राख इतनी जल्दी कैसे उड़ जाएगी? इस राख को वो मंदिर उठाकर ले जाएगा जो मैंने अभी पढ़ा है। साधु के इन अल्फाज से मुझे एक अजीब सी खुशी हुई। यहाँ बहुत से जालिम ऐसे थे जिन्हें मैं उनके जुल्म के मुताबिक भयानक सजा देना चाहता था। अगर साधु वाकई सच कह रहा था तो मुझे अब शहर में किसी से कोई डर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते अपने शक का इजहार किया। अगर महाराज ये शक्ति मुझसे मजूद बाबा ने छीन ली तो? कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी ना करेगा, और अभी तूने देवी के नाम देके ही कहा है। बालिक अभी तो तुझे ऐसे ऐसे इनाम मिलना है कि तू राजाओं और महाराजाओं की तरह ऐश करेगा। अच्छा अब तू पुलिस स्टेशन जा, मुझे इस स्थान से बुलाया गया है, बल्कि वो आदमी मुझे बुलाने आ रहा है। मैंने पलट कर देखा, वहाँ मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया। फिर मैंने साधु महाराज की तरफ देखा, वो खुद भी अपनी जगह से गायब हो चुके थे। अब उस सुनसान जगह पर मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था। अब मैं सुनसान गुजरगाह पर यक्का तन्हा खड़ा था। पुलिस ने मुझे एसएसपी ठाकुर, एक डीएसपी, इनके 2 पालतू गुंडू राना और फजलू और उनके ड्राइवर शेर अली की कत्ल के इल्जाम में मफरूर मुजरिम करार दिया था। हालांकि इनके पास कोई सबूत मौजूद न था कि मैंने इन लोगों को कत्ल किया है। लेकिन अगर आपको आज से 10 साल पहले की पुलिस की कारकर्दगी याद हो तो ये बात आसानी से समझ में आएगी कि उस दौर में महकमे पुलिस को सबूत से ज्यादा आदमी की तलाश हुआ करती थी, और अगर मुतलका आदमी ना मिलता तो किसी बेवारिस को पकड़कर कानूनी कार्रवाई पूरी करके उसे मुकदमा चलाए बगैर ही किसी नहर किनारे पुलिस से मुकाबला के इल्जाम में उसकी लाश दस्याब करके बेनाम मुजरिमों को बेनाम कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता। और ईमान की बात यह है कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लिए बगैर अभी किसी बेनाम कब्रिस्तान में दफन होने के लिए तैयार न था। अभी तो जिंदगी अपने सरबस्ता राज मुझ पर खो रही थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारी जीती जागती जिंदगी के किनारे किनारे मावराई ताकतों की अभी एक और अनदेखी दुनिया आबाद है।
अभी अभी जब पुलिस मुझे जेल की गाड़ी में अचानक गिरफ्तार करके अपनी किसी अकूबत गाह की तरफ ले जा रही थी तो न जाने कहां से चलती गाड़ी में साधु मेरे पास और संतरियों के दरमियान आ बैठा और उसके आते ही मेरे निगहबान संतरी आंखें बंद करके हराटे लेने लगे। फिर चंद कदम के बाद पेट्रोल खत्म होने की वजह से गाड़ी रुकी और साधु मुझे हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतार लाया। फिर उसने आहिस्ता से गाड़ी को धक्का दिया। गाड़ी इस तेज रफ्तार से भागी जैसे उसकी ब्रेक टूट गई हो और फिर साधु ने पुष्पा के चक्कर से आजाद कराने के लिए मेरे हाथों पे कुछ पड़कर फूंका और कहा, देवी का ये इनाम तुम्हारे लिए है कि जब भी तुम अपना सीधा हाथ माथे पर रखोगे गायब हो जाओगे और दोबारा वापस आना चाहो तो इसी अमल को दोहराकर दूसरों के सामने आ सकोगे। मुझे नहीं मालूम कि नामालूम देवी की तरफ से ये इनाम था कि अजाब। अब तक मैं अपने दुश्मनों से अपने तरीकों से निपटता आया था और न जाने क्यों ये गैर मरई चक्कर, साधु की देवी, हजार शक्लें तब्दील करने वाली पुष्पा जो एक साया थी और उसकी मालिक नरगस जो कि असल नरगस की कनीज जाहिर कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मुझे वो बूढ़ा उस वक्त बुरी तरह याद आया जिसने होटल में मुझे एक सूखी रोटी खाने को दी और जिसका शीरी मजा मैं अब तक नहीं भूल सका। जिसने पुष्पा को देखकर कहा, बाबा तू मुसलमान का बच्चा है, किस चक्कर में पड़ गया? ये है रोटी, इस बला को खुद से दूर रख वरना सारी उम्र के लिए एक ऐसे चक्कर में पड़ जाएगा कि यहाँ से कब्र तक भागता ही फिरेगा। उस वक्त मेरी समझ में न आ रहा था कि हालात ने मुझे ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। साधु और पुष्पा दोनों गायब थे। रहीम को किसी ऐसी जगह रोपुश किया गया जिसका इल्म सिर्फ पुष्पा को ही था, लेकिन पुष्पा और साधु दो अलग अलग देवी के पुजारी थे। उन दोनों की रकाबत में मेरा दोस्त मुझसे छिन गया था। मैं भी उन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ था कि पुलिस की वो वैन मुझे इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ आती नजर आई, जिससे अबू सादी ने मुझे छुटकारा दिलाया और अचानक मैंने फैसला किया कि गैर मरई ताकतों के मंत्रों से काम लेने की बजाय मुझे हौसले के साथ खुद ही अपने हालात से निपटना पड़ेगा। गाड़ी एक झटके से मेरे करीब आते ही रुकी और एक सब इंस्पेक्टर मुझे देखते ही गाड़ी से कूदकर मुझ पर इस तरह झपटा जैसे अकाब अपने शिकार पर गिरता है। उसने करीब आकर मेरे मुंह पर पूरी ताकत से एक थप्पड़ मारा और इससे पहले कि मैं संभलता उसके साथ 2-3-4 सिपाही गाड़ी से उतरे। अब चारों तरफ से मुझ पर मुक्के और लाते और थप्पड़ पड़ रहे थे। मेरी आंख हवालात की एक तंगो तारीख कोठरी में खुली। शायद रात का वक्त था। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। सर में इतना दर्द था कि उठना चाहा लेकिन चकराकर गिर पड़ा। जगह जगह से मेरे बाल चिपक रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर पर बहुत गहरे सहम आए हैं। अब सुबह हो रही थी। किसी करीबी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं पता क्यों वो मजजूब बाबा याद आया जिसने मुझे एक सूखी रोटी खाने के लिए दी थी। मैंने उसमें से सिर्फ एक टुकड़ा मजजूब के एहतराम में मुंह में रखा और उस टुकड़े से ना सिर्फ ये कि मेरा पेट बढ़ा बल्कि महसूस हुआ कि ऐसा मजेदार खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना खाया। मैंने बेख्याली में उसका एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा और रोटी का वो टुकड़ा मुंह में रखते ही ऐसे लगा जैसे सारी थकावट और जिस्म का सारा दर्द खत्म हो गया हो। मौजूद कह रहा था, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी जुबान से बेख्तियार अल्लाह की हम्दो सना जारी हो गई और उम्र में पहली बार मैंने इस तरह अपने रब को सजदा किया कि रोते रोते मेरी चीखें निकल गई। सुबह सागत का उजाला कोठरी में हर तरफ फैला हुआ था और मैं रोकर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। शायद मेरी आवाज सुनकर एक सिपाही कोठरी का दरवाजा खोलकर आया और अपनी दास में मुझे चुप कराने के लिए वो मेरे चेहरे पर पूरी ताकत से मारना चाहता था कि मैं तेजी से दूसरी तरफ को लुढ़क गया। सिपाही अपनी झोंक में एक दूसरे से टकराया और अब वो जो गुस्से में पलटा तो मैं उसकी बंदूक की जिद पर था। सिकंदर, उसने सरगोशी के लहजे में कहा, तूने मेरे भाई शेर अली ड्राइवर को क्या किया है? मुझे मालूम है कि पुलिस को तेरे खिलाफ कोई सबूत मुश्किल से मिलेगा, इसलिए मैंने खास तौर पर अपनी ड्यूटी यहाँ लगवाई कि अपने हाथ से जब तक तुझे हलाक नहीं करूँगा मेरे इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। ज्यादा से ज्यादा मुझे ये बयान देना होगा कि अपनी मुदाफत में मुझे गोली चलाना पड़ी। ये कहकर उसने ट्राइगर पर उंगली रखी और मुझे पूरी तरह अंदाजा हुआ कि इंतकाम ने इसे अंधा कर दिया है और ये वाकई मुझे गोली मार देगा। तो मैं लेटे ही लेटे बिजली की तेजी से उसके पैरों की तरफ लुढ़क गया और मैं उसके दरमियान मेरी एक ठोकर इस तरह मारी वो बल खाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब सवाल ये था कि इतनी छोटी सी कोठरी में इस बेहोश सिपाही को मैं कहाँ छिपाऊं और अगर कुछ देर के लिए ये दूसरों की नजरों में ना भी आए तो होश के आने के बाद वो खुद चीख कर पूरे थाने को अपनी मदद के लिए जमा करेगा। लेकिन उसी वक्त मेरी नजर कोठरी के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी और मैं एक शाम की तेजी से बाहर रेंग गया। शहर का ये सबसे बड़ा थाना था और एक बैरक में दूर तक कैदियों के लिए छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थी, लेकिन फरार के लिए मेरे पास वक्त न था।
इतने सवेरे थाने के मेन गेट से बाहर निकलना, दूसरों को अपनी नजर से ओझल करना, लिहाजा बरामदे से उतरकर मैं सीधा थाने के उकबी सिमत की जानिब निकला, जहां तवील सहन पार करके दीवार के सहारे 2 बैतुल हला बने हुए थे। सुबह ही सुबह उस तरफ जाना भी खतरे से खाली न था, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता भी न था। मैं तेजी से एक बैतुल हला की छत पे चढ़ा और अब दूसरी तरफ सड़क पर जाने ही वाला था कि शायद किसी सिपाही की नजर मुझ पर पड़ी और पहले एक सीटी और फिर बेदर पे कई सीटियां बजी, मगर अब मैं सड़क पार कर चुका था। मैंने सड़क पार करते ही एक तांगे को रोका और उस तांगे में चल पड़ा। लाहौर शहर अभी पूरी तरह नहीं जागा था। मस्जिदों से नमाजी घरों की तरफ जा रहे थे। कहीं कहीं दूध वाले अपनी साइकिल और दूध के बर्तन खड़खाते हुए सड़क पर गुजर रहे थे। सिर्फ सड़कों के दरमियान सफाई करने वाले जुम्मेदार घोड़े की तेज रफ्तारी में घायल हो रहे थे, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट रेलवे का फाटक बना जो बंद था। यहाँ कई मोटरसाइकिल, रिक्शे, तांगे और दूध वाले फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि तांगा यहाँ छोड़कर पैदल चल पड़ूं, लेकिन उस्ताद का उखाड़ा यहाँ से अभी 6-7 मील दूर था और रास्ते में किसी और गाड़ी को पकड़ने का खतरा मैं नहीं लेना चाहता था। लिहाजा मजबूरन मैं भी दूसरों की तरह फाटक के खुलने का इंतजार करने लगा कि अचानक तांगे की पिछली सीट से मुझे अपनी पीठ पर पिस्टल चिपने का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से पलटना चाहा ताकि उसे देखूं कि किसी की सरगोशी सुनाई दी। सिकंदर, तांगा वापस मोड़ लो। उस्ताद जीरे को तुमने बेखबरी में अंधा कर दिया, लेकिन अपने हाथों में तुम्हारी 10 उंगलियों को टटोलकर कुछ तो उसका दिल ठंडा होगा। ये आवाज शहर के मशहूर बदमाश रामू की थी। रामू उस्ताद जीरे का दस्तराज था और समन आबाद की आबादी रामू का नाम सुनकर लरस जाती। इसलिए मेरे लिए खामोशी से तांगा मोड़ लेने के अलावा और कोई चारा न था। कभी मैं दुआ मांगा करता कि काश एक बार मेरा रामू से सामना हो, ताकि उसने जो 11 कत्ल किए मेरे हाथों वो 11 बार मौत मांगे और उसे मौत न आए। लेकिन तकदीर ने उसे मिलाया भी तो ऐसे, जहां आगे फाटक बंद था और मेरी हैसियत एक मफरूर मुजरिम की तरह थी। रेलवे फाटक से घूमकर जब हम बड़ी सड़क पर आए तो मैंने कहा, रामू, इस सड़क पर दूर तक कोई नहीं, क्या ये बेहतर ना होगा कि मेरी उंगलियां तुम यहीं काट लो? नहीं, वो हंसा। जेरी दादा को तुम्हारी उंगली से कहीं ज्यादा तुम्हारी जहमी चीखें सुनकर मजा आएगा। फिर कहाँ चलना है? मैंने सुकून से पूछा। दादा के अड्डे पर। उसने पिस्टल से मुझे धोखा देते हुए कहा, क्या इस अंदाज का अड्डा अभी तक चल रहा है? मैंने हंसते हुए पूछा। रामू ने मेरी तवक्को के मुताबिक इस सवाल पर इतना गुस्सा किया कि उसने मेरी गर्दन पर अपने उल्टे हाथ से इस तरह मुक्का मारा कि एक लम्हे के लिए उसका पिस्टल अपनी जगह से हट गया और उसी लम्हे मैंने पलटकर उसकी गर्दन पर इतनी ताकत से अपना हाथ मारा कि हड्डी टूटने की आवाज आई और वो लुढ़क कर तांगे से नीचे गिर पड़ा। उसी वक्त मुझे सामने से पुलिस की वैन आती नजर आई। मैंने तांगे को वही छोड़ा और तेजी से बराबर वाली गली में घुस गया। मुझे यकीन था कि खाली तांगे और रामू की टूटी हुई गर्दन देखकर पुलिस पार्टी को ये बात सुलझाने में काफी वक्त लग जाएगा। मैं गलियों गलियों में घूमता हुआ काफी दूर निकल गया, मगर जब तक उस्ताद के अखाड़े नहीं पहुंच जाता खुद को महफूज भी नहीं समझ सकता था। अब सूरज निकल आया और स्कूल के बच्चे और बाकी लोग दफ्तर जाने वाले बाबू तेज तेज कदमों से बस टापू की जानिब चल पड़े। मैं एक राहगीर की तरह बहुत सुकून से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अपनी उजलत दिखाकर खामखा दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करना चाहता था। वैसे मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने काफी हद तक देवी के नाम निहाद इनामात का कोई सहारा नहीं लिया। मुझे अब खुदा के सिवा किसी सहारे की जरूरत न थी। यही बात बहुत बड़ी थी कि अपना खोया हुआ एतमाद मुझे वापस मिल गया। पुलिस ने रात जिस तरह मेरी ठुकाई की, मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद हफ्तों तक एड़ियां रगड़ता, लेकिन मगर आपके जख्म इतनी जल्दी किस तरह ठीक हो गए? अचानक पुष्पा ने मेरे साथ चलते हुए सवाल किया और मैं हैरत से उसके हसीन पेकर को देखता रह गया। तुम फिर आ गई? मैंने हैरत से पूछा। आई नहीं, भेजी गई हूँ मेरे सरकार, मैंने ठिठुलाकर जवाब दिया। आपने साधु के पेशकश को ठुकराकर नरगिस का दिल जीत लिया। आप चाहते तो हवालात की कोठरी से गायब भी हो सकते थे या अपने हरीफ को उंगली से छूकर खत्म कर सकते, लेकिन इतने बुरे हालात में आपने उस नाम निहाद देवी की अता करदा ताकतवरों को हकारत से टकराया। इस बात से खुश होकर नरगिस ने मुझे इनाम के तौर पर हमेशा के लिए आपको बख्श दिया। नहीं पुष्पा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बख्शिश लेने का आदी नहीं। सच फरमाया आका ने। वो अब संजीदा हो चली थी। मुझे कब्जे में करने के लिए आदमी को इतनी रियासतें करना पड़ती हैं कि हजारों साल में कोई एक शख्स कभी मुझे हासिल करने में कामयाब हो जाता है और फिर जब तक वो जिंदा रहता है, वो चाहे या ना चाहे, उसके तमाम मुफादात की निगरानी करना मेरी जिम्मेदारी बन जाता है।
یہ ٹھیک ہے آقا کہ آپ بخشش پسند نہیں کرتے، لیکن قدرت نے یہ بات میرے خمیر میں لکھی ہے کہ اگر میں کسی کو حاصل ہو جاؤں یا حاصل ہونے کے بعد کسی دوسرے کو بخش دی جاؤں تو زندگی کے آخری سانس تک اس کی وفادار ہوں۔ تو مجھے کب بخش گئی ہو؟ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے۔ اگر میں تم سے نرگس کے خلاف کام لوں، میں اب صرف آپ کی کنیز ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، نرگس نے مجھے سادو سے بدگمان کرنے کے لیے آخر یہ چال کیوں چلی؟ میں تو ویسے بھی سادو اور اس کی دیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہتا تھا، پھر پشپا کو اس طرح مجھے دھوکہ دینے کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ میں کوئی دھوکہ یا فریب نہیں آقا، پشپا نے جیسے میرے ذہن کو پڑھا۔ آئندہ سے آپ مجھے اپنی انتہائی وفادار کنیز پائیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ کے حکم پر میں نرگس کے ٹکرا کر اسے جیت سکوں گی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی یا تو وہ مجھے جلا کر ہاں کر دے گی یا میں اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ لیکن آپ کو مشورہ یہی دوں گی کہ اس وقت نرگس یا ڈیوی سے ٹکر لینا خود آپ کی اپنے مفاد کے خلاف ہوگا۔ چلتے چلتے میرے قدم رکے۔ میں اسی تھانے کے دروازے پہ کھڑا تھا جہاں سے صبح بھاگا تھا۔ یہ تو مجھے کہاں لے آئی؟ کیا آپ کو رات کی مار یاد نہیں رہی؟ یاد ہے تو کیوں نہ آج کے خوشگوار دن کا آغاز یہیں سے کریں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پشپا غائب تھی۔ میں ساتھ ہوں آقا، اس کی آواز کہیں قریب سے سنائی دی۔ آپ سیدھے انسپیکٹر کے کمرے میں جائیے، وہ بیچارہ آپ کی وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ اور مجھے انسپیکٹر حمید کی وہ آخری ٹھوکر یاد آئی جس نے انتہائی بے دردی سے میرے سر پر ماری اور جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا، انسپیکٹر حمید سے ایک بار بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ آدمی کو ایک ایک لمحے کا حساب صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں چیخ اٹھا کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ماتحتوں پر گرج رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں سکندر، تم سب کی نظروں میں خاک چھونک کر کس طرح یہاں سے فرار ہوا؟ سر، رات کو اس کے اتنے زخم آئے تھے، کسی نے جواب دیا کہ وہ تنہا تو یہاں بھاگ نہیں سکتا تھا، یقینی طور پر اسے باہر سے کوئی مدد ملی ہے۔ انسپیکٹر حمید نے زور سے اپنی میز پر مکہ مارا۔ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ تم اتنے لوگوں کی موجودگی میں اسے باہر سے کس طرح مدد ملی اور فتح علی کس طرح اس کی کوٹری میں بے ہوش ہوا؟ بے ہوش نہیں ہوا سر، کسی نے آہستہ سے کہا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری بات سنو۔ اور جب حمید نے یہ الفاظ کہے تو اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ مجھے 1 گھنٹے کے اندر مردہ یا زندہ ہر حالت میں سکندر کا جسم ملنا چاہیے، ورنہ اس کے جرائم کی تمام سزائیں تم سب میں برابر تقسیم کر دی جائیں گی۔ وقت کم ہے۔ بھرپور طاقت سے چیخا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اور سب آفیسر آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے۔ شروع میں تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنے بہت سے لوگوں کی نظریں مجھ پر کیوں نہ پڑی، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ پشپا نے مجھے دوسروں کی نظروں سے غائب کیا تاکہ میں پہلے صورتحال کا اچھی طرح سے جائزہ لے لوں۔ اسی وقت انسپیکٹر حمید کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کون ہے؟ اس نے ڈانٹتے ہوئے پوچھا، لیکن ادھر کی آواز سن کر حمید دفتن بھیگی بلی بن گیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم اسے 1 گھنٹے میں گرفتار کر لیں گے۔ جی دیکھیے، ٹیلی فون پر ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ غصے میں ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں نے پولیس کے بہت فنڈ میں 20 لاکھ روپے دیے۔ مجھے دراصل رات ہی کو سکندر آپ کے حوالے کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کے انتقام کی آگ پشپا، میں اس کے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، آپ اس کے سامنے ہیں آقا؟ پشپا نے سرگوشی کی اور میں نے بلند آواز میں پوچھا، حمید صاحب، آپ مجھے رات کو کسی کے حوالے کر دینا چاہ رہے تھے؟ حمید نے اس طرح چونک کر مجھے دیکھا جیسے بے خبری میں اسے بچھو نے ڈھنک مارا ہو۔ اس نے فوراً فون پٹکا اور تیزی سے اپنے ریوالور نکال کر اس کا رخ میری طرف کرتے ہوئے بولا، سکندر، بس اس کمرے سے تیری لاش جائے گی۔ میں نے دیکھا کسی نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، مگر غصے میں حمید کو تو اپنے تن کا ہوش نہ تھا۔ دروازے کی طرف اس کا دھیان کیا جاتا۔ بتا تو یہاں سے کس طرح فرار ہوا؟ وہ شیر کی طرح دھارا۔ فرار اگر ہوتا تو اس وقت آپ مجھے یہاں نہ پاتے۔ بہرحال جو بھی تجھے گرفتار کر کے لایا، میں اسے پولیس کی بخادی کا خصوصی تمغہ دلاؤں گا۔ لیکن آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ رات آپ مجھے کس کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت تو میں تجھے موت کے فرشتے کے حوالے کر رہا ہوں۔ پتہ ہے، علی مرحوم کا قتل بھی تیرے نام لکھا گیا۔ اور پھر کچھ سوچ کر اس نے ریوالور الماری میں رکھا اور پلٹ کر کہنے لگا، سکندر، میں تجھے اتنی آسانی سے ہلاک نہیں کر سکتا۔ یاد رہے جبڑے کی تو نے آنکھیں کس بے رحمی سے نکال لی، میں اندھے جیرے سے کہوں گا کہ وہ تیری آنکھیں بھی۔ اور ابھی اس کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ میرا الٹا ہاتھ اس کے رخسار پر پڑا اور اس کے منہ سے خون نکلا۔ میں نے کہا، انصاف ہی ہوتا ہے حمید صاحب، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ اور پھر جیسے مجھ پر خون سوار ہوا، میں اس وقت تک اسے مارتا رہا جب تک اس کا پورا جسم لہو لہان نہیں ہو گیا۔ اس کی چیخیں سن کر شاید تھانے کا پورا عملہ دروازے پہ جمع ہوا اور وہ لوگ دروازہ پیٹنے لگے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ جب تک پشپا نہ چاہے انہیں دروازہ نظر نہیں آئے گا، اور پھر ہوا بھی یہیں۔
पुष्पा ने जब देखा कि दरवाजे पर सब लोग लात मार रहे हैं तो दूर से उसने मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानिब अपनी एक उंगली मारी। दरवाजा खुलते ही 20-15 आदमी लुढ़कते पटखियां खाते कमरे के अंदर आकर पड़े। कोई अपनी कमर पकड़े हुए था, कोई घुटना सहला रहा था, किसी का सर जाकर मेज के साथ लगा था और किसी की वर्दी पर खून की बूंदें टपक रही थी। इंसानी फितरत भी अजीब होती है, वो दूसरों की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जब उस मदद के लिए उसको आफत पड़ती है तो वो सब कुछ भूल भाल कर अपनी फिक्र में लग जाता है। उसे पकड़ो, देखो वो कहीं भागने न पाए। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? किसी ने दूर से पूछा। सिकंदर का। और किसका? वो अभी बरामदे तक नहीं पहुंचा होगा। लेकिन आप तो खून में नहाए हुए हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ? किसी ने इसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। मुझे भूल जाओ, अब वो पागलों की तरह चीख रहा था। सिकंदर को पकड़ो, मैं कहता हूँ सिकंदर को पकड़ो। सर आपको धोखा हुआ है, एक एसएसआई ने उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। हम सब लोग इतनी देर से जमा हैं, हमें से हर शख्स सिकंदर को पहचानता है, वो हमारी निगाहों से बचकर कहाँ जा सकता है? फिर क्या तुम्हारे ख्याल में मैं यहाँ हवा से लड़ रहा था? उसने गुस्से से उठना चाहा, लेकिन लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। इस दौरान शायद किसी ने हेड ऑफिस फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर साहिब का कमरा पुलिस के आला अफसरान से भर गया। एक डॉक्टर उसकी मुसलसल मरहम पट्टी में मसरूफ था और इंस्पेक्टर हमीद नींद बेहोशी की हालत में सिकंदर को पकड़े इसका वेट किए जा रहे थे। इसे फौरन हॉस्पिटल भेजा जाए। एआईजी ने दफतन हुक्म दिया। ये जब तक होश में नहीं आता ये मालूम नहीं हो सकता कि इसे किसने जख्म दिए। रह गया सिकंदर का मसला। तो क्या तुम्हें से किसी ने सिकंदर को यहाँ आते नहीं देखा? नहीं जनाब, कई आवाजों ने बेवक्त जवाब दिया। कुछ देर पहले हम सब यहाँ जमा थे। असिस्टेंट इंचार्ज ने अटेंशन होकर उसे जवाब दिया। इंस्पेक्टर साहिब, हम लोगों को सिकंदर को मुर्दा या जिंदा हर सूरत में गिरफ्तार करने के ऑर्डर दे रहे थे और अभी हमें कमरे से निकले हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि इनके चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या तुमने किसी को अंदर आते देखा? नहीं सर, हम सब तो दरवाजे के बाहर जमा थे और ये मशवरा कर रहे थे कि सिकंदर की गिरफ्तारी के लिए कहाँ छापा मारा जाए। क्या तुम लोगों के बाहर आने के बाद ये दरवाजा खुला हुआ था? सर, इंस्पेक्टर साहिब ने खुद दरवाजा बंद कर लिया था। क्या इस कमरे का कोई और दरवाजा भी नहीं? जी नहीं, खिड़कियां हैं जिन पर बड़े मजबूत लोहे की जाली लगी है। क्या कमरे की तलाशी ली गई? जी हाँ, एक सिपाही ने बाथरूम से निकलते हुए कहा। मैंने एक एक चप्पा तलाशी ली। समझ में नहीं आता, एआईजी ने अपनी पेशानी मलते हुए कहा। कुछ दिन के बारे महकमा में अजीबोगरीब हालात पेश आ रहे हैं। हमें इस सिलसिले में दूसरी एजेंसियों की हिदायत भी हासिल करना पड़ेगी। ये पुलिस का अपना मामला था। मैं पुष्पा के साथ खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। अभी हम सड़क पर आए थे कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे आहिस्ता से हाथ रखा और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे वजूद में बिजली की एक लहर सी दौड़ गई हो। मैंने पलट कर देखा। साधु मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। बालिक, तूने देवी का अपमान किया है। उसके लहजे में जैसे सांप जैसी फंकार थी। मैंने घबराकर पुष्पा की तरफ देखा। वो अपनी जगह से गायब थी। क्या अपमान और किसकी बेइज्जती? मैंने नरम लहजे में जवाब दिया। तुम और तुम्हारी देवी खुद ही मेरे रास्ते में आए। खुद ही तुमने अपनी जगह मेरे रास्ते को बदला। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं दूसरों की मदद के बगैर सिर्फ अपने अल्लाह के भरोसे पर अपनी जिंदगी बसर करने का आदी रहा हूँ। बालिक, तुझे देवी ने इतनी बड़ी रक्षा दी थी कि आज तक ऐसी रक्षा किसी इंसान को हासिल नहीं हुई। तो अपनी उंगली के इशारे से अपने दुश्मन को खत्म कर सकता था, परंतु तूने अपना रास्ता लो महाराज। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। और अपनी देवी से जाकर कहो कि मुझे उसके किसी नाम की जरूरत नहीं। मेरे अपने अमाल की जज़ा और सजा मेरे लिए है। और अभी मैं ये बात कह रहा था कि रोशनी का झमाका हुआ। इतनी तेज रोशनी कि मेरी आंखों के आगे एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया और फिर मैंने आंखें मलकर देखा तो साधु वहां से गायब हो चुका था। मैं पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था और थाने के सिपाही मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन जमीन ने जैसे मेरे कदम पकड़ लिए। अगले लम्हे मैं पुलिस के नरगे में था और चारों तरफ से मुझ पर लाते और घोंसे पड़ रहे थे। उन्होंने मुझे अपना दिफा करने या संभलने का कोई मौका न दिया। इस दौरान मेरे ऊपर एक धमाका हुआ और मैं जैसे तारीक कुएं में गिरता चला गया। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो हवालात की उसी कोठरी में था जहां से आजोबा निकलकर भागा था। मेरे जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था और फिर अपने जिस्म पर जगह जगह खून देकर मुझे अंदाजा हुआ कि इस पर इन्होंने मुझे इस काबिल नहीं रखा कि मैं भागना तो अलग रहा, अपनी जगह से खड़ा भी नहीं हो सकता था। मिस्टर सिकंदर, यूं ही तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। मैंने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा। तुम इस शहर लाहौर में थोड़ी देर एक शोले की तरह भड़के और अपने अमाल खातू ही में बुझ गए। मेरे हाथ पैरों में जान नहीं थी, या मैं वाकई झांकने के आलम में था और कुछ सानियों के बाद सब कुछ खत्म होने वाला था। उस साथ संगा के इंसान, दोस्ती, रहीम की मोहब्बतें,
اشرف جیسے بدماش سے مار کے ایس پی ٹھاکر جیسے بچو صفت انسان کا لرزہ حیث انجام، ایک چھلاوا جو پشپا تھی اور ہزار بیس بدل سکتی تھی، اس کی آقا نرگس اور سادھو اس دیوی جو میرے حصول کے لیے ایک دوسرے سے بھر کر بولیاں لگاتی رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے میں نے جگتی جاگتی اصل زندگی نہیں بلکہ خواب کی زندگی گزاری تھی۔ کون یقین کرے گا کہ دیوی جو سندروتی تھی، ان کی مقدس کتاب مہاوتی کے مطابق کئی صدی یا نرگس کی حکومت کرتی تھی، یا سندروتی اس صدی میں مجھے یہ احساس حاصل تھا کہ ان دونوں میں سے جسے چاہوں اس صدی کی حکمرانی عطا کر دوں۔ تقدیر آدمی کو کہاں کہاں لے کر جاتی ہے۔ میں اس وقت اندھیروں اور اجالوں کی درمیانی راہ پر تھا۔ جب روشنی پڑتی تو پورا بدن ایک کوڑے کی طرح درد کر اٹھتا اور پھر فوراً ہی کہیں سے مہربان تاریکیاں مجھ پر آ پڑتی کہ نہ تو مجھے درد رہتا اور نہ کوئی سوچ باقی رہتی۔ جانے یہ وقت کا کون سا پہر تھا، مجھے اپنے قریب کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ شاید وہ 3 یا 4 آدمی تھے۔ میں نے اپنے سارے احساسات جمع کر کے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن ایک دھیمی بنبناہٹ کے علاوہ ذہن ان آوازوں کو کوئی معنی پہنانے سے قاصر رہا۔ شاید سوتے وقت جانے والے کو اپنے اطراف جمع چارہ سازوں اور غم گساروں کی آوازیں قربت کے باوجود اتنی ہی دور محسوس ہوتی ہوں گی۔ کوئی مجھے ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا، یا شاید کئی لوگ مجھے ہاتھ لگا کر اٹھا رہے تھے کہ اچانک پورے جسم میں بجلی کی طرح ایک اور اتنی شدت سے لہر اٹھی کہ دوسرے لمحے ہر احساس سے بیگانہ ہو گیا۔ یہ شاید کوئی گاڑی تھی، میت کی گاڑی، جو ان منزلوں کی جانب مجھے لے جا رہی تھی جن کا مجھے علم نہ تھا۔ صرف ایک احساس تھا کہ میں سفر میں ہوں اور میرا جسم میرے قابو میں نہیں۔ گاڑی کا ایک ہلکا سا جھٹکا مجھے جس طرف چاہتا لڑک دیتا۔ ایک تابوت میں جانے والی میت کو اپنے سفر آخرت کا احساس ہوتا ہے۔ میرے ذہن نے نیم غنودگی کے عالم میں مجھ سے سوال کیا، اور پھر میرے جسم کے زخم مسکراتے ہوئے کراہ اٹھے۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی رد عمل کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اہمیت اس سفر کی تھی جدھر موت میرا ہاتھ پکڑے کشا کشا مجھے لیے جا رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایسے لگا جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی ہو۔ یہ میت کی گاڑی رکی تھی، یا سانس کی آمد و رفت کی الجھن بند ہو جانے سے اس گہرے سکوت کا احساس ہوا تھا؟ اور پھر میں اتنی زور سے چیخا کہ میرے درد کا دھواں آسمانوں تک پہنچا ہوگا۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے اٹھا کر مردہ سمجھتے ہوئے نیچے جھاڑیوں پہ پٹک دیا، اور کچھ لمحوں کے لیے میرے تمام خاص جاگ اٹھے۔ میں زندہ تھا۔ درد کی شدت سے میں نے دوبارہ چیخنا چاہا، لیکن میری چیخ میرے وجود میں ہی گونج کر رہ گئی۔ اس وقت بھی شاید اس بار کی طرح میرا جسم کافی دکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، پھر کسی نے قریب ہی سے گولی چلائی۔ میرا زخمی بدن جھاڑیوں سے اچھل کر پھر خاردار جھاڑیوں کی شاخوں میں الجھ گیا۔ فائرنگ کی آوازیں اب تیز ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ پہلی گولی مجھ پر چلائی گئی تھی، لیکن لاشعور میں کسی نے سرگوشی میں بتایا کہ تم صرف خوف کی وجہ سے اچھل پڑے تھے۔ دراصل گولیوں کا تبادلہ کہیں قریب ہی 2 گروہوں کے درمیان ہو رہا تھا۔ اب کچھ لوگوں کے بھاگتے ہوئے قدم میرے قریب آ کر رکے۔ کئی آدمی نے مل کر میرے بدن کو احتیاط سے جھاڑیوں کے نیچے سے نکالا، اور جب وہ مجھے اوپر اٹھا رہے تھے تو ایک بار پھر تکلیف کی شدت نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک صاف ستھرے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور ایک نرس میرے اوپر جھکی ہوئی شاید میرے سر پر بندھی ہوئی پٹی کو درست کر رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اور اس اجنبی ماحول کے باوجود پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ بار اللہ کچھ آنکھوں میں اس ستاروں جیسی چمک کہاں سے اتر آئی ہے۔ کچھ چہرے چاند کی طرح روشن کیسے ہو جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہوش میں آئے۔ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ سکندر صاحب، اب 200 کے درمیان ہے، اور اب اس دنیا سے زیادہ میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس دوران میری توانائی بڑی تیزی سے بحال ہو گئی تھی۔ جسم میں درد کا احساس بھی کم تھا، اور میرا ذہن اب پوری طرح جاگ رہا تھا۔ چشمے زدن میں پچھلے کچھ گھنٹوں یا پچھلے کچھ دنوں کے تمام ہنگامے جادو کی لالٹین کی تصویروں کی طرح میرے ذہن کی طرف بڑی تیزی سے گھومنے لگے۔ پولیس جب اصل مجرم کو سزا دینے میں ناکام ہو گئی، اور بد اچھا بدنام برا کے مقولے کے تحت انہوں نے محض میری بدنامی کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر مجھے چاروں طرف سے گھیرا، اور جب میں ان کے ہاتھ نہ آیا تو انہوں نے میرا پتہ پوچھنے کے لیے میرے عزیزہ جان دوست رحیم کو اپنی ایک عقوبت میں بلا کر اتنی مار لگائی کہ اسے تقریباً نیم مردہ حالت میں اس دہانے سے نکال کر کہیں اور پولیس کے کسی پالتو گنڈے کے گھر لے جایا جا رہا تھا، تاکہ اس کی لاش کو خاموشی کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس دوران پشپا اپنی غیر معمولی ماورائے قوتوں کی بنا پر اسی گاڑی سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا آئی، اور رحیم کے اس طرح غائب ہو جانے پر
ایس پی ماتھر اور اس کے ماتحت عملے میں اس حد تک ناچاکی ہو گئی کہ اگر میں موقع پر نہ پہنچ گیا ہوتا تو سالم نے رحیم کے ساتھ اپنے دوست راز کو بھی قتل کرنے کے ارادے سے اپنا پسٹل اس کے سینے میں تان لیا تھا۔ لیکن میری نظر میں سبھی مجرم تھے جنہوں نے مجھے ناکردہ گناہوں کے عوض ایک انتہائی نمازی پرہیزگار اور خدا ترس نوجوان کو، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ میرا اس بھری دنیا میں واحد دوست تھا اور مجھ سے اس دوستی کی سزا میں اپنی دانس میں زندان افراد کی فہرست میں رحیم کا نام کاٹ دیا گیا۔ اور آج میں خود رحیم جیسے حالات سے گزر رہا تھا۔ لیکن یہ لڑکی کون ہے اور میں کن دوستوں کے درمیان میں ہوں؟ سنو، میں نے اس چاند چہرہ لڑکی کو مخاطب کیا، کیا تم کوئی نرس یا ڈاکٹر ہو؟ تم مجھے اپنا دوست کہہ سکتے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔